कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की कक्षा में हैं और प्राचीन भारत में हम लोग जिस अध्याय को देख रहे थे पिछले दिन वो था पोस्ट मौर्य, जो स्वर्ण युग की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर रहा था। यह एक ऐसी संक्रमणकालीन अवस्था थी कि जिसे एक समय में अंधकारमय युग के रूप में भी हम लोग देखने का प्रयास करते थे, लेकिन जैसे जैसे स्रोत की सीमा सामने आती गई वैसे वैसे हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ते गए और कालांतर में यह स्थापित हुआ कि यह गुप्त काल की जो स्वर्ण युग की अवधारणा है उसकी पृष्ठभूमि को यह दर्शा रहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे। परीक्षा के दृष्टि से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो इसमें है गुप्त काल सांस्कृतिक उपलब्धियों। आ जाइए। गुप्त काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन इसको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। क्यों कहिए कि तीन भागों में। एक तो एक भाग गुप्त काल, गुप्त काल इसका पहला भाग है परिचय। परिचय में क्या होता है? गुप्त वंश इसके बाद आया, कौन संस्थापक था, कब से कब तक, इसलिए जाना जाता है, इन सब को परिचय में डालते हैं। दूसरा है गुप्त शासक। गुप्त शासक की उपलब्धियां कहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमीशन वगैरह। और तीसरा है गुप्त काल की स्वर्ण युग। स्वर्ण युग की अवधारणा, स्वर्ण युग की अवधारणा, गुप्त काल की स्वर्ण युग की अवधारणा। और उस अवधारणा की जो बेस है वो क्या है? वो बेस है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एवं कल्चरल। लेकिन इस आधार पर सिर्फ एक आधार है जिसकी उपलब्धियों के आधार पर स्वर्ण युग की अवधारणा को प्रमाणित किया जाता है। वो है धर्म और कला, साहित्य। इसी तीन बेसिस पर हम गुप्त काल के स्वर्ण युग की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पहला भाग क्या है? परिचय। ठीक है कि नहीं? लिखेंगे गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल कुषाणों के सामंत थे। गुप्त काल कुषाणों के सामंत थे। गुप्त काल कुषाणों के सामंत थे। गुप्त काल कुषाणों के सामंत थे, जिसके संस्थापक जिसके संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। जिसके संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। जिसके संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त को माना जाता है, जो मूलतः वैश्य थे। जो मूलतः वैश्य थे। जो मूलतः
वैश्य थे। क्या थे? मूलतः वैश्य थे। ठीक है, मूलतः वैश्य थे। बंद कर लो ना वो। अब आइए पैराग्राफ चेंज। गुप्त काल को, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, गुप्त काल को इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है। अब महान विद्यार्थी लिखता है कि सर लिंक नहीं आया। क्या करेगा जीवन में? ये 4 बार मैसेज दिए हैं, 4 बार मैसेज दिए हैं कि आ जाइए, आ जाइए। आप नहीं सुधरेंगे, यही न लिंक है। लिंक है। लिख दिए हैं, आप नहीं सुधरेंगे, यही ना लिंक है। हाँ, चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? किस लिए जानते हैं? स्वर्णयुग की अवधारणा के रूप में हम लोग जानते हैं। बहुत अच्छा। तीसरा क्या है कि गुप्त काल में शासक अब महाराज धीराज की उपाधि लेने लगा, बड़ी बड़ी उपाधि लेने लगा। देखेंगे गुप्त काल में, परिचय में, गुप्त काल में शासक बड़ी बड़ी उपाधि लेने लगे। बड़ी बड़ी उपाधि लेने लगे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि ली। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि ली। क्या? महाराज धीराज की उपाधि ली। पहला शासक कौन था जिसने महाराज धीराज की उपाधि ली? तो चंद्रगुप्त प्रथम। स्पष्ट हो गया कि गुप्त काल में पहले की तुलना में क्या परिवर्तन आया। तो पहले की तुलना में परिवर्तन यह रहा कि स्वर्ण युग की अवधारणा आई, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। दूसरा चेंज क्या आया? दूसरा आया कि पहले के शासक बड़ी बड़ी उपाधि नहीं लेते थे, लेकिन अब शासक बड़ी बड़ी उपाधि लेने लगे। ठीक है कि नहीं? और उपाधि थी महाराज धीराज। समुद्रगुप्त ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ली, वो भी लिख लेना कॉमा। समुद्रगुप्त ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ली। समुद्रगुप्त ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ली। पृथ्वी वल्लभ प्रथम की उपाधि ली। पृथ्वी वल्लभ प्रथम की उपाधि ली। बहुत अच्छा। पृथ्वी वल्लभ प्रथम की उपाधि ली। किसने? किसने? अब आइए, गुप्त काल में और क्या परिवर्तन आया? जहां मौर्य काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण पे बल दिया गया, गुप्त काल में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया गया। देखेंगे गुप्त काल में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया गया। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया गया। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया गया। क्या? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया गया। बहुत अच्छा। इसके अलावा और गुप्त काल में क्या परिवर्तन देखने को मिला? गुप्त काल में देखने को परिवर्तन मिला और वो था कि
सती प्रथा के चिन्ह पहली बार गुप्त काल में ही देखने को मिलते हैं और इसका अभिलेखीय प्रमाण भी है। और वो अभिलेखीय प्रमाण क्या है? वो अभिलेखीय प्रमाण है एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश का 510 ईस्वी में। लिखेंगे गुप्त काल में सती प्रथा के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में सती प्रथा के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं 510 ईसा पूर्व में। 510 ईसा पूर्व में 510 ईसा पूर्व में एरन अभिलेख से एरन अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती। इसकी जानकारी प्राप्त होती। ठीक है, किसकी? हाँ जी। नेक्स्ट, गुप्त काल में कुमार मात्य। गुप्त काल में कुमार मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। ब्रैकेट में लिख देंगे जिला का। कुमार मात्य सबसे महत्वपूर्ण जिला अधिकारी थे, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। ब्रैकेट में लिखेंगे जिला का। ये सब परिचय में आएगा। और ये भी लैंड ग्रांट की प्रक्रिया तेज हो गई। लैंड ग्रांट मतलब जो भूमि अनुदान की प्रक्रिया आप लोगों ने सातवाहन के काल में देखा होगा कि ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया, इस काल में और तेज हो गया। तो लिखेंगे भूमि अनुदान की प्रक्रिया तेज हो गई। भूमि अनुदान की प्रक्रिया तेज हो गई। भूमि अनुदान की प्रक्रिया तेज हो गई। ब्राह्मण भूमि अनुदान को क्या कहा गया? बताओ तो जी। ब्रह्म अग्रहार। ब्राह्मण भूमि अनुदान को अग्रहार कहा गया। ब्राह्मण भूमि अनुदान को अग्रहारा कहा गया। अग्रहारा कहा गया। क्या कहा गया? अग्रहारा कहा गया। ठीक है। और लास्ट में गुप्त काल में विज्ञान आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी गई। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ और पहली बार ईंटों का मंदिर बनाया गया। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ और पहली बार ईंटों का मंदिर बनाया गया। ठीक है, ये हुआ इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन से भी आपके कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। सिर्फ आप इंट्रोडक्शन भी याद करके रख लीजिएगा
तो आपका भाग्य ठीक रहा तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ईंटों का बना हुआ लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को अग्रहारा के रूप में जाना गया, सती प्रथा, एरन अभिलेख, या बड़े उपाधियों में महाराज धीराज चंद्रगुप्त प्रथम और पृथ्वी वल्लभ प्रथम, समुद्रगुप्त इत्यादि इतिहास के अति महत्वपूर्ण, विशेषकर गुप्त काल के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों में से। ये पार्ट कंप्लीट हुआ ना। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, जो मूलतः वैश्य थे। अब आइए, तो यही पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे ना। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम से स्टार्ट होती है। इससे स्टार्ट कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम से स्टार्ट कीजिए। ठीक है? ओके, यहीं से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम में, पहला शासक जिसने महाराज की उपाधि प्राप्त की। ठीक है? और उसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा जरूर, 319 से 334 तक। ठीक है? 319 से 334 तक। अब लिखेंगे पहला शासक जिसने महाराज की उपाधि प्राप्त की, जिसने महाराज की उपाधि प्राप्त की। कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र। कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र। कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र। दूसरा, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी ऑब्लिक कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है? कौशल को कौशाम्बी में मिला दिया गया। कौशल को कौशाम्बी में मिला दिया गया। कौशल को कौशाम्बी में मिला दिया गया। चलिए, के बाद है अपने राज्यारोहण की तिथि को गुप्त संवत के रूप में मनाया। जैसे 58 ईसा पूर्व में क्या है? विक्रम संवत। विक्रम संवत कब मनाया गया? 58 ईसा पूर्व में, जब स्थानीय शासक ने तक शासक को पराजित किया था। जैन के स्थानीय शासक 78 एडी में जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, तो तक संवत मनाया गया। इसके बाद 319 एडी में एना डोमिनो में क्या मनाया गया? गुप्त संवत। गुप्त संवत मनाया गया। कौन से संवत मनाए गए? गुप्त संवत मनाया गया। यह क्रोनोलॉजिकल भी पूछा जा सकता है। यह आपसे परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है? क्रोनोलॉजी मतलब उल्टा पुल्टा दे देगा, कहेगा पढ़ते हुए क्रम में सजाए, सजा लीजिएगा। अब आइए, इसकी अन्य भी एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने क्वाइन इशू किया। पहला शासक था जिसने
कॉइन इशू किया। कॉइन मतलब सिक्का इशू किया। नोट में लिख देंगे गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को क्या कहा गया? सोने के सिक्के को दिनार कहा गया। ठीक है, ये तीन बातें लाल कलम से लिख, दो बातें लाल कलम से लिख लीजिएगा। सिक्का चलाया कौन? सबसे पहले जो वास्तविक संस्थापक था, तो वास्तविक संस्थापक भी हम कह सकते हैं, रियल फाउंडर। फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त। घटोत्कच का कोई स्थान नहीं है, इसलिए सीधे हम चंद्रगुप्त प्रथम में आते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन थे? समुद्रगुप्त। लिखेंगे लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त ने पृथ्वी बल्लभ प्रथम की उपाधि ली और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित करने के बाद 12 शासकों को पराजित करने के बाद डी.ए. स्मिथ के शब्दों में भारत का नेपोलियन कहलाए। डी.ए. स्मिथ के शब्दों में भारत का नेपोलियन कहलाया। कौन? समुद्रगुप्त। क्या कहलाया? भारत का नेपोलियन कहलाया, क्या कि नहीं? और इस विजय को धर्म विजय कहा। लिखेंगे, और इस विजय को, दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा। ठीक है, जहां समुद्रगुप्त लिखे हैं वहां लिख देंगे कांच। इसका मूल नाम कांच भी था। इसका मूल नाम कांच था। 335 से 380। चलिए, समुद्रगुप्त को और क्यों जानते हैं? समुद्रगुप्त को जानते हैं वीणा वादक। लिखेंगे समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए उसे कविराज की उपाधि ली। इसलिए उसने कविराज की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? कविराज की उपाधि ली। किसने? अब जी, इसलिए उसने किसकी उपाधि ली? कविराज की उपाधि ली। ठीक है, नेक्स्ट, इतनी बात बचा के रखना है। फिर लिखेंगे
एक और लिख देना, एनसीईआरटी फैक्ट है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को, मेघवर्ण को क्या दिया था? गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी, अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, अनुमति प्रदान की थी। किसे? मेघवर्ण को। तो समुद्रगुप्त के विषय में ये ध्यान रखेंगे, नोट में लिख देंगे। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। कल भी बताया था मैंने। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में की गई है, प्रयाग प्रशस्ति में की गई है, या इलाहाबाद स्तंभ में की गई है, स्तंभ में की गई है। जिसे हरिसेन ने लिखा था, जिसे हरिसेन ने लिखा था, जिसे हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त के विषय में कुल मिला के 4-5 मुख्य बिंदु है। कांच, पहले मूल नाम कांच। दूसरा, पृथ्वी वल्लभ प्रथम की उपाधि ली, चूंकि गुप्त शासक बड़ी बड़ी उपाधि लेते थे। दूसरा, तीसरा है, जानते क्यों है? भारत का नेपोलियन के रूप में, क्योंकि दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, जिसे धर्म विजय कहा गया। इस विजय की अभियान की चर्चा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति में है, और इसका संबंध अशोक से है। समुद्रगुप्त के समय का यह दिग्विजय अभियान हरिसेन ने इसको, इस विजय गाथा को अंकित। इसके अलावा कवि था, कविराज। दूसरा, बिना बजाते हुए सिक्कों पे। इन सब कारणों से हम याद रखते हैं, लेकिन साथ ही धार्मिक रूप से इतना सहिष्णु था कि उसने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की। और इन्हीं सब कारणों से हम इसको याद करते हैं, समुद्रगुप्त को याद रखने का प्रयास करते हैं। खत्म हो गया। कुछ है? बड़े से बड़े परीक्षा का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं यदि याद रखें। ठीक है, आगे चलिए। खत्म। अब आ जाएंगे समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय में लिखेंगे। नोट, पहले नोट लिखिए। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त उत्तराधिकारी बना था, लेकिन वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को, ध्रुव देवी को शकों को दान में दे दिया। 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 लो मेरी पत्नी रख लो, हमको शांति से रहने दो। क्या दान में दे दिया? प्रतिक्रिया स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने, प्रतिक्रिया स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ब्रैकेट में लिखेंगे परम भागवत,
परम भागवत, परम भागवत ऑब्लिक देवगुप्त, देवगुप्त, सक्रादित्य, 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 ठीक है, सक्रादित्य ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी, हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पे बैठा और एवं ध्रुव देवी से विवाह रचा। स्वयं गद्दी पे बैठा और ध्रुव देवी से विवाह रचा। ठीक है, इतना बढ़िया काम किया। तो भाग्य में शासक बनना, राजा बनना लिखा हुआ था, राजा बन गया। फिर लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया। पहला पाटलिपुत्र तो था ही, सेकेंड उज्जैन, उज्जैन को बनाया। सेकेंड उज्जैन को बनाया। उसकी दो पुत्री थी, उसकी दो पत्नी थी। कौन कौन? नोट में लिख दो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दो पत्नी थी, तो विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दो पत्नी थी, ध्रुव देवी और कुबेरनाग। नेक्स्ट, ठीक है। अब आइए, की पुत्री प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह, प्रभावती का विवाह, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय से किया। इतना महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर लिखेंगे क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय स्वर्ण युग की जो अवधारणा गुप्त काल की है, उसमें मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां हैं, उसी के कारणों से हम जानते भी हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यह भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाहियान चीनी यात्री भारत आया था और अपना इटिनरी लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसको फू हो को कहा गया, जिसे फू हो को कहा गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसी के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान, ब्रैकेट में लिख देंगे 399 से 414। चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान भारत आया और पाटलिपुत्र में अस्पताल की चर्चा की। पाटलिपुत्र में अस्पताल की चर्चा की। ठीक है, याद रखिएगा।
इसके यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? हु हो को कहते हैं। इसके यात्रा वृत्तांत को हु हो को के नाम से जाना जाता है। हु हो को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। कॉपी के ऊपर में एक चीनी यात्री का नाम लिख देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सुंग युन। ये भी चीनी यात्री था, लेकिन किसके राज दरबार में आया यह मेंशन नहीं है। मेंशन सिर्फ यह है कि 515 से 520 एडी में यह भारत आया था। एक बार बीपीएससी भी पूछे हुए हैं और एक बार जेपीएससी भी पूछे, एक बार छत्तीसगढ़ भी यह क्वेश्चन को पूछे हुए। मैं क्वेश्चन बैंक भी आज लाया हूँ, ठीक है कि नहीं? तो मतलब 3 जगह पूछे हुए ही है। तो इसका अयान तो कई बार पूछा, लेकिन सुंग युन को भी आप याद रख सकते हैं। 515 से 520 तक ये टाइम पीरियड है जिसको याद रखना है। ये टाइम पीरियड है जिसको आप याद करके रखिएगा तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है कि नहीं? और आज रात में पुनः 9 बजे आपकी हिस्ट्री आधारित थी, जैसे कल था। कल आपको कई तथ्य सीखने का मौका मिला होगा, विशेषकर स्थानकवासी किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, विशेषकर थेर गाथा और थेरी गाथा, बौद्ध धर्म, ऐसे बहुत सारे तथ्य मैंने डाला था जो आप सीखे भी, बनाए भी, समझे भी, बूझे भी। विशेष तो जो कमीशन में, कंपटीशन में जो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, आगे वही बढ़े। ये सुरती मूर्ति फुर्ती लोग के लिए कितना पीछे पड़ा जाए। नहीं कीजिए, आराम कीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं? जब परीक्षा दीजिएगा उस समय प्रश्न आएगा तब अपना समझ में आ जाएगी बातें। सारी कक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे वो पीडीएफ भेजा जा रहा हो, कोई भी चीज़। यदि मैं वॉइस टाइप करके 2 तथ्य भी भेज देता हूँ, ठीक है कि नहीं, कि सबसे बड़ा तांबा का विलगन केंद्र अडानी साहब ने बनाया है गुजरात में, तो वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं? मतलब कोई भी ऐसे तथ्य जो आपको चला जाता है वो आपको याद रखना है, सीधी सी बात है। खैर, वो कहा ही जाता है कि जैसी नित्य आपकी दृष्टिकोण होगी उसी तरह से आप विकास कीजिए, ठीक है? और विकास के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक और मजबूत और प्रतिबद्ध रहना बहुत आवश्यक होता है। इसी क्रम में मैं सुंग युन की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? अब यह पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया। वो सिक्का किसका जारी किया? सीधे सिक्का जारी किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? सिक्का जारी किया, ठीक है कि नहीं? इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने सीधे सिक्का जारी किया, लेकिन इसने चांदी का सिक्का जारी किया, ठीक है कि नहीं? और सोने का सिक्का जारी किया। चांदी का सिक्का ऊपर में लिखा दिए थे, क्या किस नाम से जाना जाता है? रूपक। और सोने के सिक्का को दिनार। सोने का जो सिक्का दिनार था उससे हम भूमि की क्रय विक्रय करते थे। अब यहां लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के रूपक जारी किए हैं। चांदी के सिक्के रूपक जारी किए हैं, ठीक है? रूपक जारी किए। इसी कड़ी में चांदी के सिक्के, इसी कड़ी में सोने के सिक्के दिनार भी जारी किया गया, ठीक है? ध्यान रखें कि पश्चिम भारत में शकों पर जीत के बाद पश्चिम भारत में
पश्चिम भारत में एक मिनट, ऊपर वाला मेरा रूम का गेट बंद कर दो चाबी के साथ, हवा बहुत तेज बह रही है। खिड़की भी बंद कर देना। और खिड़की सब भी देख लेना। कहाँ थे हम लोग? तो पश्चिम भारत पे शकों पर जीत के स्मृति में चांदी के सिक्के जारी किए गए, ये परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखना है। और चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। अब आइए, उसके दरबार में फिर लिखे, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न रहा करते थे। इन नवरत्नों में भारत का शेक्सपियर, कालिदास, इन नवरत्नों में भारत का शेक्सपियर कालिदास, जिसकी चर्चा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, जिसकी चर्चा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में मिलता है। इसकी चर्चा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? एहोल अभिलेख से मिलता है। इसकी चर्चा किसकी? अब लिखिए, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, विक्रम उर्वशी, पहले यह लिख लो। कालिदास ने 3 नाटक लिखा। कालिदास ने 3 नाटक लिखा। मालविका अग्निमित्रम, 3 नाटक लिखा। पहला मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, कम याद रहना चाहिए टिप्स पे। मालविका अग्निमित्रम। दूसरा विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी। तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। इसके अतिरिक्त मेघदूत लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों में मेघदूत, मेघदूत, ऋतु संहार, मेघदूत, ऋतु संहार, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव इत्यादि, कुमार संभव इत्यादि अति महत्वपूर्ण है। कुमार संभव इत्यादि अति महत्वपूर्ण है। क्या? इसे हर संभव स्थिति में याद करके रखेंगे। इसके बाद आ जाइए, 9 रत्न थे तो 9 रत्न में लिखेंगे
दूसरा रत्न थे अमर सिंह व्याकरणाचार्य, लिखेंगे अमर सिंह व्याकरणाचार्य, अमर कोश लिखा। फिर पारामिहिर पंच सिद्धांत, खगोल से जुड़ा हुआ था। पंच सिद्धांत ब्रैकेट में लिख देंगे, गणितीय खगोल विज्ञान। पंच सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहत संहिता ज्योतिष, बृहत संहिता ज्योतिष, बृहत जातक, वैदिक ज्योतिष, बृहत जातक वैदिक ज्योतिष, बृहत जातक वैदिक ज्योतिष, ठीक है। बृहत जातक वैदिक ज्योतिष। नेक्स्ट कॉमा, धन्वंतरी चिकित्सक, धन्वंतरी चिकित्सक, धन्वंतरी चिकित्सक। और सबको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 नाम लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। ये 4 नाम लिख लीजिए, घटकपार, शंकु, छपनक, भरूची, बेताल भट्ट। इन नामों को लिख लीजिए, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन बारामिहिर, अमर सिंह और कालिदास, धन्वंतरी को भूलना नहीं है। और सबको लिख लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। लिख लिए? कितना टाइम लगेगा? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुमार गुप्त। लोग आप चंद्रगुप्त द्वितीय को देखना बंद करते, हालांकि रुक जाइए, चंद्रगुप्त द्वितीय में एक और लिख सकते हैं, इसका मेहरौली का स्तंभ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब गुप्त काल का कला पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपका मेहरौली का लौह स्तंभ है। क्यों? क्योंकि 1500 सालों से अधिक का वह स्तंभ है, आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। जबकि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन और उस कड़ी में जब नमी और ऑक्सीजन के साथ संजोग होता है तो जंग लगता ही लगता है। परंतु मेहरौली के लौह स्तंभ आज भी जंग रहित है। तो उस समय के रसायन विज्ञान के उपलब्धियों को आप देख सकते हैं। देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही रसायन विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धि, रसायन विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धि, विशिष्ट उपलब्धि, विशिष्ट उपलब्धि, विशिष्ट उपलब्धि मेहरौली का, मेहरौली का, मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख है जो आज भी जंग रहित है, जो आज भी जंग रहित है, जो आज भी जंग रहित है, जो आज भी जंग रहित है। लास्ट इन्हीं के समय में उदयगिरी का गुफा का भी निर्माण किया गया था। इन्हीं के समय में उदयगिरी के गुफा का भी निर्माण किया गया था। अब आ जाइए, अब आ जाइए कुमार गुप्त प्रथम।
तो दो शासक परीक्षा देने जाइए तो दो शासक को एकदम टिप्स पे रखना है, एक समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, और सब भी रहे तो रखना ही है, श्रीगुप्त को भी रखना है और चंद्रगुप्त प्रथम को भी रखना है। लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? वो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अधिकांश टाइम जो प्रश्न पूछे जाते हैं कमीशन में, तो वो प्रश्न जो है सो उसी दोनों शासक पे फोकस्ड रहता है। कभी कभार श्रीगुप्त पूछ दिया या चंद्रगुप्त प्रथम पूछ दिया, लेकिन अधिकांश समय जो पूछे जाने की प्रवृत्ति है वो इन्हीं दोनों से संबंधित। अब जो दो अन्य शासक हैं जैसे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, उनकी भी कुछ विशिष्ट उपलब्धियां इतिहास में दर्ज है, तो उसे भी कैसे नहीं दिखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण शासक कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य, ब्रैकेट में लिख देंगे महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, पहला तो वही है। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, ठीक है। किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जहां महायानी बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। इसे विध्वंस तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया। इसे विध्वंस तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1203 में किया। 1203 में किया, ठीक है, 1203 में किया गया। उसके शासनकाल में हुनों ने भारत पे आक्रमण किया था। उसके शासनकाल में हुनों ने भारत पे आक्रमण किया था। हुनों ने भारत पे आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में हुनों ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। एक लिख सकते हैं कुमारगुप्त के समय में सबसे अधिक इंस्क्रिप्शन अभिलेख जारी किए गए। कुमारगुप्त के समय सबसे अधिक अभिलेख जारी किए गए और उनमें मंदसौर का अभिलेख मंदसौर का अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे इतिहास में दसपुर का अभिलेख भी कहते हैं। इसे इतिहास में दसपुर का अभिलेख भी कहते हैं। दसपुर का अभिलेख भी कहते हैं। विश्व का पहला विज्ञापन अभिलेख के नाम से भी इसे जाना गया। विश्व का पहला विज्ञापन अभिलेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। कितनी बड़ी बात है। विश्व का पहला विज्ञापन अभिलेख के नाम से मंदसौर या दसपुर के अभिलेख को जाना जाता है, जिसमें
रेशम रेशम जिसमें रेशम साड़ी को प्रमोट करने के लिए बढ़ावा दिया गया, या जिसमें रेशम साड़ी को बढ़ावा दिया गया, रेशम साड़ी को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, रेशम साड़ी को बढ़ावा दिया गया। कुमार गुप्त में इतनी बात आप जरूर पचा के रखिए। याद रखिएगा कि हुनों का आक्रमण, जब कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के पतन का कारण नहीं था, ए हुनों का आक्रमण था। 2 सामंतवाद का उदय था। 3 उत्तर गुप्त काल के शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना था। अरब का आक्रमण नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जब कभी मिले तो आप भाषा, इसी के लिए कहा भी जाता है कि पुस्तक जरूर पढ़िए। हर चीज़ों को आप लिख नहीं सकते। पुस्तक पढ़ने से एक परसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, और एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, जिसकी जानकारी हम रोज़ देते हैं आपको। कुछ भी कीजिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। इसके अलावा क्लास और एनसीईआरटी तो दोनों आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि अब हम लोग कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त में आते हैं। तो लिखेंगे स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, देखो स्कंद गुप्त में कुछ नहीं भी याद रखोगे, सिर्फ एक बात याद रख लीजिएगा तो आपका काम तमाम। कि उन्होंने हुनों, उसके समय में हुनों ने बड़े स्तर पे आक्रमण किया और हुनों को पराजित किया, और उसकी जानकारी भिटारी स्तंभ लेख से भी मिलती है। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि स्कंद गुप्त के समय, स्कंद गुप्त के समय उन्होंने आक्रमण किया था, उन्होंने आक्रमण किया था और हुनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, और हुनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। ठीक है, जिसकी चर्चा भिटारी स्तंभ लेख से मिलती है, जिसकी चर्चा भिटारी स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, इसीलिए मैं कभी कहता भी हूं कि चूंकि प्रमाण इसी के समय का है, इसके समय कोई बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इसमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो इसलिए कभी पूछे कि हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ जिसका प्रमाण उपलब्ध है, तो स्कंद गुप्त के समय हुआ, और न प्रमाण उपलब्ध है बल्कि स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित भी किया। और इसी कारण भिटारी स्तंभ लेख को किसी भी स्थिति में आप नहीं भूलेंगे। ठीक है कि नहीं? तो स्कंद गुप्त के विषय में यदि इतनी बात याद रह जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत होगा। अंतिम जो मान्यता प्राप्त शासक था गुप्त काल में, वो कौन थे? विष्णुगुप्त थे। तो लिखेंगे अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त थे। इन्हीं शब्दों के साथ हम भाग 1 की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। भाग 1 समाप्त हो गया ना? भाग 1 क्या था? जो शासक थे उसकी विशिष्ट उपलब्धियां एक एक करके आप लोगों ने श्री गुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक एक एक उपलब्धियों को देखा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने लंबे समय तक पचा के रखते हैं। अब भाग 3 आता है। भाग 3 क्या है? कि गुप्त काल की विशिष्ट उपलब्धियां किस संदर्भ में? राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और धर्म और कला। देखेंगे भाग 3 गुप्त काल की
गुप्त काल की स्वर्णयुग की अवधारणा, स्वर्णगुप्त की अवधारणा एवं राजनीतिक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, विज्ञान, समाज की विशिष्ट उपलब्धियां, पहले समाज ही लिख लो। ठीक है, पहले समाज लिख लीजिए। समाज में दो बातें नहीं भूलना है कि ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता स्थापित हुई। अब ब्राह्मण अमीर हो गए। दूसरा, क्योंकि उसको भूमि अनुदान मिलने लगा, क्या मिलने लगा? भूमि अनुदान मिलने लगा। ठीक है कि नहीं? जब भूमि अनुदान मिलेगा तो स्वाभाविक है खुश हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि शूद्र और महिलाओं की स्थिति में सुधार आई। शूद्र की स्थिति में कैसे सुधार आई? कि शूद्र को महाकाव्य और पुराण पढ़ने की अनुमति मिली। तो ये जो 2-3 बिंदु हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो लिखिए, पहले समाज में ब्राह्मण की सर्वोच्चता स्थापित हुई। ब्राह्मण की सर्वोच्चता स्थापित हुई। क्या लिखे? हुई। दूसरा, शूद्रों और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव आए। शूद्रों और महिलाओं के सामाजिक स्थिति में बदलाव आए। शूद्रों को महाकाव्य और पुराण पढ़ने की अनुमति, सुनने की अनुमति मिली। महाकाव्य और पुराण सुनने की अनुमति मिली। ठीक है। विधवा पुनः विवाह की अनुमति दी गई। 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 और स्त्री धन की अवधारणा प्रचलित हुई। विधवा पुनः विवाह की अनुमति दी गई और स्त्री धन की अवधारणा प्रचलित हुई। स्त्री धन की अवधारणा प्रचलित हुई। ठीक है। इसकी चर्चा कात्यायन करते हैं। इसकी चर्चा कौन करते हैं? कात्यायन, एक स्मृतिकार थे, उन्होंने इसकी चर्चा की है। लेकिन समाज के गिरते हुए पक्ष को भी देखना है। और गिरता हुआ पक्ष क्या था? तो 510 ईस्वी में एरन का अभिलेख, जो भानुगुप्त का था, और उसका मंत्री था गोपराज, और उसी की पत्नी ने सती होने का संकल्प लिया, और जिसकी चर्चा एरन के अभिलेख 510 ईस्वी में मिलती है। और ये अति 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 महत्वपूर्ण में से तथ्य है। तो लिखेंगे, पहली बार
पहली बार 510 ईस्वी में, पहली बार 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख भानुगुप्त, ब्रैकेट में लिख देंगे भानुगुप्त, एरन अभिलेख भानुगुप्त से सती का पहला साक्ष्य मिलता है। सती का पहला साक्ष्य मिलता है, सती का पहला साक्ष्य मिलता है, सती का पहला साक्ष्य मिलता है जब गोपराज की पत्नी सती हुई। टिक लगा दीजिएगा। जब गोपराज की पत्नी सती हुई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, धार्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष में लिख देंगे इस काल में पहली बार ब्राह्मण धर्म ने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। इस काल में पहली बार गुप्त काल ने, ब्राह्मण धर्म ने, काल ने नहीं, ब्राह्मण धर्म ने ब्राह्मण धर्म ने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया, प्राप्त किया। मूर्ति पूजा आम हो गई, मूर्ति पूजा आम हो गई। मूर्ति पूजा आम हो गई। भक्ति और पूजा, भक्ति और पूजा पे बल दिया गया। भक्ति और पूजा पे बल दिए गए, बल दिए गए, भक्ति और पूजा पे बल दिए गए। अब यज्ञ नहीं होते थे, अब भक्ति पूजा पे बल दिए गए। भगवत गीता का संकलन हुआ, भगवत गीता और विष्णु पुराण का संकलन हुआ। भगवत गीता और विष्णु पुराण का संकलन हुआ, ठीक है। भगवत गीता और विष्णु पुराण का संकलन हुआ, याद रखिएगा। और यह वह समय था, यह वह समय था कि जब लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, ये सब जो नई नई देवियों को आपने देखा, यह स्थापित गुप्त काल में ही हुई है। और गुप्त काल से ही लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, ये जितना पूजा है, पर्व है, उसको मनाना आरंभ किया गया। मतलब तो उसी लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण धर्म ने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। उसी में सब कुछ वर्णित हो गया कि लक्ष्मी से लेकर पार्वती, दुर्गा सब स्थापित हो गई। किस युग में? इसी युग में, ठीक है। तो यही इसका धार्मिक पक्ष है। धार्मिक पक्ष, हाँ, धार्मिक पक्ष में हालांकि वो वास्तुकला में आ जाएगा। ईंटों का मंदिर बनाए जाने लगा, ये ऊपर में ही मैंने लिख दिया है परिचय के कड़ी में। अब आइए प्रशासन, प्रशासन आइए। गुप्त काल में, गुप्त काल में विकेंद्रीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण पे बल दिए गए। प्रशासन के विकेंद्रीकरण पे बल दिए गए, बल दिए गए, ठीक है। क्योंकि भूमि अनुदान काफी बढ़ गई, भूमि अनुदान काफी बढ़ गई, भूमि अनुदान काफी बढ़ गई, काफी बढ़ गई। नगर प्रशासन की देखरेख नगर श्रेष्ठी करते थे। नगर प्रशासन की देखरेख
नगर सृष्टि के द्वारा किया जाता था। नगर सृष्टि के द्वारा किया जाता था। नगर प्रशासन की देखरेख नगर सृष्टि के द्वारा किया जाता था। ठीक है। किया जाता था। महासंधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक युद्ध और शांति के मंत्री थे। महासंधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक युद्ध और शांति के मंत्री थे। युद्ध और शांति के मंत्री थे, विदेश मंत्री। युद्ध और शांति के मंत्री थे, उस पर टिक लगाइए। कुमार मात्र ऊपर में ही लिख दिया, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। एक लिखेंगे इस काल में बिष्टि बेगार, इस काल में बिष्टि 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 बेगार का प्रचलन बढ़ा। बेगार समझते हैं ना, काम करवा लीजिए, उसके बदले में उसका मूल्य नहीं दीजिए, उसको बेगार कहते हैं, उसको बेगार कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, चुनाव के विषय में कुछ याद वाद नहीं रखना। हाँ, न्याय तंत्र में लिख देंगे पहली बार गुप्त काल में ही, पहली बार गुप्त काल में ही दीवानी और फौजदारी कानून का सीमांकन किया गया। दीवानी और फौजदारी कानून का फौजदारी कानून का दीवानी और फौजदारी कानून का सीमांकन किया गया। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून का सीमांकन किया गया। ठीक है, किस काल में? गुप्त काल में। तो इस तरह से आपने गुप्त काल के तीसरे भाग में समाज को देखा, धर्म को देखा, प्रशासन के मूल बिंदु को देखा। अब अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो लिखेंगे आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष में लिखिएगा सबसे पहले। गुप्त काल में पहला भाग आर्थिक प्रगति का सूचक था। पहला भाग आर्थिक प्रगति का सूचक था, क्योंकि सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का देखे गए। क्योंकि सोने के सिक्का और चांदी के सिक्का देखे गए। चांदी के सिक्का देखे गए। लेकिन दूसरा भाग आर्थिक गतिहीनता का सूचक है। आर्थिक गतिहीनता का सूचक है। आर्थिक गतिहीनता का सूचक है। बंगाल के तामलिप्ति नामक बंदरगाह, बंगाल के तामलिप्ति नामक बंदरगाह से, बंगाल के तामलिप्ति नामक बंदरगाह से, तामलिप्ति नामक बंदरगाह से, बंदरगाह के माने पूर्वी बंगाल के तामलिप्ति नामक बंदरगाह से कौड़ियों से व्यापार की चर्चा मिलती है। कौड़ियों से व्यापार की चर्चा मिलती है। किसके व्यापार की चर्चा मिलती है? कौड़ियों से व्यापार की चर्चा मिलती है। ठीक है, नोट में लिख देंगे गुप्त काल में सार्थवाह, सार्थवाह
सार्थवाह एक विशिष्ट कारवां व्यापारी थे। एक विशिष्ट कारवां व्यापारी थे। एक विशिष्ट कारवां व्यापारी थे। ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा। एक विशिष्ट कारवां व्यापारी थे। कौन? सार्थवाह। कौन? नगर श्रेष्ठी क्या था? नगर प्रशासन का अध्यक्ष था। अभी तो लिखे थे तो देख रहे हैं बोर्ड की ओर, ध्यान कहाँ रहता है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, गुप्त काल में बिहार से लौ अयस्क के भंडारण की जानकारी मिलती है। लौ अयस्क के विषय में जानकारी मिलती है। लौ अयस्क के विषय में जानकारी मिलती है। इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, कभी कभी पूछ देता है। गुप्त काल में क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि थी। गुप्त काल में क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि थी। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि थी और खील भूमि बंजर और वास्तु भूमि रहने योग्य। खील भूमि बंजर और वास्तु भूमि रहने योग्य। वास्तु भूमि रहने योग्य और अपहृत भूमि वन भूमि को कहते थे। और अपहृत भूमि वन भूमि को कहा जाता था। अपहृत भूमि वन भूमि को कहा जाता था। ठीक है? तो प्रशासन भी हो गया, अर्थ भी हो गया, समाज भी हो गए, धर्म भी हो गया। अब साहित्य लिख लीजिए। और साहित्य भी तो हम लोग लिख ही चुके हैं। कहाँ लिखे हैं साहित्य? कालिदास का साहित्य लिख लिए ना। मेन तो साहित्य उसी का है। संस्कृत साहित्य का पुनर्जागरण का काल है। लाइन लिख देंगे, साहित्य। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। 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 इसी कड़ी में कालिदास की विभिन्न रचना कमंदक की नीतिसार कमंदक के नीतिसार, शूद्रक के मिर्च कटकम। ठीक है? शूद्रक के मिर्च कटकम। सारे नाटक सुखांत होते थे। यह पहला नाटक था जो दुखांत था। तो मिर्च कटकम के ब्रैकेट में लिख देंगे दुखांत नाटक। ठीक है? इसके बाद था पालकाप्य का हस्ता आयुर्वेद। यह पशु चिकित्सा पर भी किताब लिखी गई थी। पालकाप्य का हस्ता आयुर्वेद। ठीक है? पालकाप्य का हस्ता आयुर्वेद यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हस्ता आयुर्वेद। भास्कर द्वितीय का लीलावती गणित की पुस्तक है। ये तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। भास्कर द्वितीय की लीलावती। ठीक है?
वाग्भट की अष्टांग हृदय, ठीक है, वाग्भट की अष्टांग हृदय और 12 मिहिर की, ये दोनों रचना तो किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। कौन सी रचना? पंच सिद्धांतिका और विरत सिद्धांतिका। और लिख देंगे एवं 12 मिहिर की, एवं 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता अति महत्वपूर्ण है। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता अति महत्वपूर्ण, ठीक है। गुप्त काल में ही, लिख देंगे गुप्त काल में ही पुण्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। पुण्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें आर्यभट्ट की भूमिका अग्रणी है, जिसमें आर्यभट्ट की भूमिका अग्रणी है, जिसमें आर्यभट्ट की भूमिका अग्रणी है, आर्यभट्ट की भूमिका अग्रणी है, आर्यभट्ट की भूमिका अग्रणी है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की भी रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत की भी रचना की। सूर्य सिद्धांत की भी रचना की। पाई का मान बतलाया, पाई का मान बतलाया, पाई का मान बतलाया और कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। ये पहला खगोल शास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। पाई मतलब, पाई सुने है ना, 22/7, 3.14। पाई का मान बतलाया, पाई का मान बतलाया, ठीक है। पाई का मान बतलाया, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है, इसके विषय में बताया, ठीक है। चलिए, ये सब हो चुका है ऑलरेडी। अब लिख देंगे गुप्त काल में कलात्मक विकास भी देखे गए, कलात्मक विकास भी देखे गए। अजंता एलोरा, अजंता एलोरा, सारनाथ, अजंता एलोरा सारनाथ, अजंता एलोरा और सारनाथ विशिष्ट उदाहरण है। अजंता एलोरा और सारनाथ विशिष्ट उदाहरण है। इसी काल में बुद्ध की कांस्य प्रतिमा बिहार के सुल्तानगंज से मिली, लेकिन अब बिहार में नहीं रहा, सुल्तानगंज नहीं, सुल्तानगंज अभी बिहार में ही है ना, भागलपुर के बाद देवघर में जाने के रास्ते में पड़ता है, अभी वही है, बिहार में ही है। सुल्तानगंज दक्षिण झारखंड में चला गया है, बिहार में ही है, कोई बात नहीं है, सुल्तानगंज याद रखना है। बुद्ध की कांस्य प्रतिमा सुल्तानगंज बिहार झारखंड के सीमा पर मिली, बिहार झारखंड की सीमा पर मिली, ठीक है। एवं इस युग में मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, एवं
इस युग में मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। दशावतार का मंदिर देवघर, दशावतार का मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। देवघर नहीं, देवगढ़। दशावतार का मंदिर देवगढ़ मुख्य उदाहरणों में से है, मुख्य उदाहरणों में से है, मुख्य उदाहरणों में से है। ठीक है। जबकि ईटा का बना हुआ जो मंदिर है वो कहाँ है? भीतर गांव में। ईटा का बना हुआ जो मंदिर है, ईटों का मंदिर का विकास गुप्त काल में ही सबसे पहले देखेगा। तो यही है गुप्त काल के विषय में संपूर्ण परिचय, संपूर्ण उपलब्धि, संपूर्ण तथ्य, संपूर्ण अवधारणा। अब आपका यह वर्क है कि आप इसे लंबे समय तक याद करके रख लें, क्योंकि गुप्त काल से एक दो प्रश्न आने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इसके सबसे पहले तो परिचय को भी देख लेंगे, शासकों की उपलब्धि को देख लेंगे, और साथ में जो अन्य समाज, धर्म, प्रशासन, अर्थ इत्यादि के बिंदुओं पर जो विशिष्ट उपलब्धि और तथ्य से परिचय कराया गया है उसे आप निश्चित तौर पर याद कर लेंगे। और इसके बाद एक छोटा सा अध्याय हर्ष, जिसको हम लोग अगले सत्र में देखेंगे, मतलब खत्म हो गया। आज तकनीकी दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से प्राचीन भारत समाप्त हो गया। तकनीकी दृष्टि से जब हर्ष की हम मृत्यु करवाते हैं 647 ईस्वी में, तभी जाकर के प्राचीन भारत का अवसान होता है। तो हम लोग आज व्यवहारिक दृष्टि से प्राचीन भारत को कंप्लीटली देख लिए हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई बूस्टर फैक्ट नहीं, क्योंकि इतने सारे तथ्य मैंने इसमें डाल दिया है कि सिर्फ आप उसको पचा लेंगे तो अपने आप में काफ़ी हो। समय समय पे और भी चीज़ें जाती रहती हैं। आज 50 क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी झारखंड से लेकर अन्य सभी राज्यों का, वो भी आज 9 बजे के करीब में ऑनलाइन जाएगी, मतलब यूट्यूब जाएगा। तो आप लोग अपने समय पर वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक है, केमिस्ट्री की कक्षा शुरू हो। कानो अब लिंक भेज दीजिएगा। लिंक जा रहा है केमिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। हाँ, गूगल।